मोहतरम ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज का हमारा डॉक्यूमेंट्री लेक्चर है ग्लोबलाइजेशन पर, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर मौजूदा दुनिया को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तारीख़ का सफ़र भी मौजूद है। तो आज का ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम मुदरजा ज़ेल बातों को पढ़ेंगे। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन। नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नंबर 3, टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नंबर 4 पर हमारे पास है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन। नंबर 5 पे हमारे पास है इंटरनेट एंड ग्लोबलाइजेशन। नंबर 6 में हम पढ़ेंगे जो हमारा क्राइटेरिया है, उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन। नंबर 7 में हम स्टडी करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन। नंबर 8, क्रिटिसिज्म ऑन ग्लोबलाइजेशन। नंबर 9, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अबाउट ग्लोबलाइजेशन। और एंड पे एनालिटिकल एनालिसिस पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि असल में क्लाइमेट चेंज है क्या। दुनिया की तारीख बहुत सारी कहानियों से भरी पड़ी है। अपनी कहानियों में से एक यानी इन्हीं कहानियों में से एक ग्लोबलाइजेशन की कहानी है, जो कि अपने अंदर दिलचस्प हक़ाइक़ लिए बैठी है। दुनिया के हर मुल्क पर ग्लोबलाइजेशन का असर है, और मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी इसके असर में है, जैसे कि दुनिया के बाकी तमाम ममालिक हैं। ग्लोबलाइजेशन का सादा सा मतलब है कि मसनूआत यानी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, मालूमात यानी इंफॉर्मेशन, और नौकरियां यानी कि जॉब्स का बगैर किसी बॉर्डर के फैलना, मतलब कि आप बॉर्डर की परवाह किए बगैर दुनिया के किसी भी कोने में बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का सादा सा मतलब है। इसकी वजह से ममालिक आपस में जुड़ते हैं, और इसकी वजह से ममालिक आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की मदद करके फ़ायदा हासिल करते हैं। तो एक दूसरे की मदद से फ़ायदा हासिल करते हैं, और इससे दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को बेहतर तरीके से तिजारत करने का मौका मिलता है, और उनके पास पूरी दुनिया मौजूद है कि वो तिजारत करें और मुनाफा कमाएं और अपने मुल्क को तरक्की दें। इस तरह से वो दूसरे ममालिक से अशिया ख़रीद कर भी अपने मुल्क की कमी दूर कर सकते हैं और अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ज़रूरी मुल्क है, एग्रीकल्चर कंट्री है, अपना माल बेचकर एक इंडस्ट्रियल कंट्री से वहाँ की मसनूआत यानी कि प्रोडक्ट्स खरीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। और अगर एक कंट्री इंडस्ट्रियल कंट्री है, तो दूसरी कंट्री जो कि हाई टेक में और रोबोटिक्स में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत मकाम रखती है, तो वो अपने सामान को बेचकर उनसे सामान खरीद कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री मूव कर सकती हैं अक्रॉस द बॉर्डर। तो इस तरह से ट्रेडिंग से एक विन विन सिचुएशन पैदा हो जाती है, जिससे दोनों ममालिक फ़ायदा उठा लेते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन असल में पूरी दुनिया से राब्ते का दूसरा नाम है, यानी कि वी कैन कम्युनिकेट ईज़िली वर्ल्ड वाइड, कि हम पूरी दुनिया में ताल्लुक़ कायम करके फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का अमल यानी प्रोसेस 18वीं सदी में उस वक्त तेज़ हुआ जब ट्रांसपोर्टेशन में तरक्की आई थी। इसके बाद आज की मौजूदा टेक्नोलॉजी ने दुनिया को और भी ज़्यादा आपस में जोड़ दिया है, लाइक सोशल मीडिया। खैर, ये एक अलग डिबेट है, कितना जोड़ और कितना नहीं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि आज दुनिया ग्लोबल विलेज है। जैसे कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन दुनिया को जोड़ रही है और फासले कम कर रही है। Globalization means the whole world, not just some of us. ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूरी दुनिया है, पूरा ग्लोब है, ना कि कोई एक मुल्क, एक इलाका या फिर एक बरे-आज़म नहीं। ग्लोबलाइजेशन के में पूरी की पूरी दुनिया शामिल है, और एक मुल्क इस काबिल है कि वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है वो वहाँ पर बेचकर पैसा कमा सकें। चीन के मौजूदा सदर का कहना है कि मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स
ट्रबलिंग द वर्ल्ड आर नॉट कॉज्ड बाय इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ये चाइना के हक में स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन चाइना को सूट करती है। चाइना दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट को अपनी प्रोडक्ट्स फराहम करता है। वो प्रोडक्ट्स सस्ती होती हैं, और एक मुल्क अगर एक चीज़ 15 रुपए में दे रहा है तो चाइना वो चीज़ 5 रुपए में दे रहा होता है, और क्वालिटी 19-20 के फ़र्क से वैसी ही होती है। तो फिर 15 रुपए की चीज़ खरीदने के बजाय ममालिक 5 रुपए की चीज़ खरीदने को ज़्यादा फ़ोकियत देते हैं। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से चाइना के लिए पूरी दुनिया ओपन है, तो इसलिए सदर शी जिनपिंग ने ये स्टेटमेंट दी होगी। इसके अलावा बांग्लादेश की जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, तो वो कहती हैं कि कोई भी कंट्री आज अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज है। इसके बाद हमारे पास कोफी एनन है, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन के, आई थिंक कुछ ऐसा ही है। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, बट आई बिलीव वी हैव अंडर एस्टिमेटेड इट्स फ्रगैलिटी। यानी कि ग्लोबलाइजेशन एक हकीकत है, मगर इसकी लचक और नज़ाकत को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि इससे किस किस किस्म के फ़ायदे हम उठा सकते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप को तो हम सभी जानते हैं, और उनके जो नज़रियात हैं उनको भी हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका फ़र्स्ट का मतलब है कि पहले अमेरिकन्स को जॉब मिलेंगी, अमेरिका के अंदर पहले अमेरिकन्स को राइट है बिज़नेस करने का। तो इस तरह से ये चीज़ ग्लोबलाइजेशन के ख़िलाफ़ जाती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही अमेरिकन ड्रीम था। लेकिन आज अमेरिकन ड्रीम बर्बाद हो चुका है काफ़ी हद तक, जैसे कि इंडियन जो लिबरलिज़म था वो भी तबाह बर्बाद हो चुका है। तो उनको यही सूट करता था, और इसी वजह से वो इलेक्शन जीते थे। तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात मौजूद हैं, जैसे कि साबका अमरीकी सदर का कहना था कि ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं, मगर ये सियासतदान की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क को सबसे पहले रखें, यानी वही अमेरिका फ़र्स्ट। फिर है हमारे पास नेल्सन मंडेला। तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर नेल्सन मंडेला का कहना है कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीर लोगों को मौका मिलेगा कि वो गरीब लोगों की सलाहियतों को इस्तेमाल करके और अमीर हो जाएं। यानी कि अब गरीब ममालिक से सस्ते मज़दूर लाए जाएंगे लो वेजिस के ऊपर, और उनसे लो वेजिस के ऊपर काम करवाया जाएगा, और वो समझेंगे कि उन्हें डॉलर या यूरोज़ मिल रहे हैं, तो वो खुशी खुशी काम करेंगे। जबकि अगर वहाँ मकामी को $500 मिलते हैं तो वो बेचारा $100 पर काम कर रहा है, और उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि उसकी वर्थ क्या है। तो इस तरह से अमीर लोग गरीब ममालिक के लोगों को यूज़ करके ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। ये सोचना था नेल्सन मंडेला का। तो आगे हमारे पास हैं बाराक ओबामा। तो बाराक ओबामा साबका अमरीकी सदर बाराक ओबामा का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन एक हकीकत है जो कि आपस में जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स मसनूआत के तौर पर मौजूद है। यानी कि दुनिया में मसनूआत का जो लेन देन है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आज अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फराहम करता है, इसी तरह आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फराहम कर सकता है। आगे हमारे पास है पास्कल। आगे हमारे पास हैं पास्कल लैमे। इनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन जितनी पुरअसर है, इफ़ेक्टिव है, इतनी ही अनजस्ट है, इंसाफ नहीं है इसमें। तो ये इनका एक नज़रिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको इसके हक़ में भी नज़रियात मिल जाएंगे और आपको इसके मुखालिफ भी नज़रियात मिल जाएंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, ये आपके सामने है कि हमने मुख्तलिफ़ लोगों के नज़रियात रखे हैं, जिसमें वो ग्लोबलाइजेशन के हक़ में भी हैं, मुखालिफ में भी हैं। तो आप इनको अपने एग्ज़ाम्स के अंदर कोट कर सकते हैं अपने लॉजिकल आर्गूमेंट के तौर पर, और आप इसको कोट करते हुए यानी कि अपना जो नैरेटिव है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप इसके हक़ में हैं तो आप हक़ वाली दे सकते हैं, अगर आप इसके ख़िलाफ़ हैं तो खिलाफ़ वाली दे सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन की जो एंटी है यानी एंटीथीसिस है वो नेशनलिज़म है। तो आगे हमारे पास है कि अंग्रेज़ी ज़बान में ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज़ 1930 यानी कि 1930 की दहाई में ढके में पहली बार बोला गया। 1960 में 1960 तक ये शोहरत पा चुका था, और 1980 यानी कि 1980 की दहाई में ये लफ्ज़ मेन स्ट्रीम में आ गया था। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात,
अब हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तारीख में जाएं तो इसके 3 बुनियादी दौर बनते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन के 3 फेजेस हैं। एक कदीम तारीख, दूसरा 18वीं से 20वीं सदी, और फिर आज और इंटरनेट की दुनिया यानी कि 21वीं सदी, यानी कि 20वीं सदी का एंड और 21वीं सदी का आगाज़, जहां पर जदीद आमद व रफ्त के ज़राए यानी कि मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए मौजूद हैं। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का दौर है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उसमें हज़रत ईसा की पैदाइश से बहुत पहले से जो था सिल्क रूट था वो मौजूद है। चाइनीज़ सिविलाइजेशन 5000 साल तकरीबन पुरानी है। इंडियन सिविलाइजेशन तकरीबन कोई 2.5 से 3000 साल पुरानी है। तो यहाँ पर आप ग्लोबलाइजेशन के मुख्तलिफ फेजेस देख सकते हैं। फिर उसके बाद लेट 15 सेंचुरी से 19 सेंचुरी का फेज़ आता है। फिर ग्लोबल लिंक आता है जिसमें 19 सेंचुरी है और 1960 और 1970 की दिहाई है। और फिर प्लानिटरी लिंक्स हैं, ये 20वीं और 21वीं सदी में, कि जब आज हमारे पास बड़े बड़े शिप्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उससे हम माल बर्दारी मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस टेबल को एक दफ़ा डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। तो आप यहाँ इस तस्वीर में पुराना सिल्क रोड देख सकते हैं। इस तिजारती रास्ते की मदद से हज़ारों साल तिजारत होती रही है। और आप देख सकते हैं कि ये चाइना, पाकिस्तान, इंडिया का कुछ हिस्सा, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ और वहाँ से शाम, और एक रास्ता शाम, और एक इस्तांबुल यानी कि पुराना कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल। और यानी कि ये इतना बड़ा रूट था, तिजारती रूट था। इसी की वजह से अरब और यूरोप के अंदर रेशम वगैरह और मसाला जात वगैरह पहुंचते थे। तो इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ग्लोबलाइजेशन के अमल में यूरोप को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब यूरोप ने जो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स थे और मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनकी बुक्स को अपनी मकामी ज़बानों में तर्जमा किया और उसके ऊपर फिर क्रिटिकल एनालिसिस किया और ख़ुद को और ज़्यादा तरक्की दी, तो उसके बाद वो इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के काबिल हुए। और उसके बाद से फिर वो दुनिया के सामने आए और उन्होंने फिर समुद्री रास्तों से यूरोप का माल पूरी दुनिया तक पहुँचाया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि सनती इंकलाब ने ग्लोबलाइजेशन का जो अमल था, जो प्रोसेस था, उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर दिया था। जो हमारे पास मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है यानी कि जदीद आमद व रफ्त के ज़राए हैं जो कि आज के दौर में पाए जाते हैं, जो यहाँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनकी वजह से दुनिया सिमट कर रह गई है। और अब आप अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे तिजारत और कारोबार में तेज़ी आती है और हर एक के लिए पूरी दुनिया के दरवाज़े खुले हैं। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आप तिजारत, ट्रेडिंग, बिज़नेस बहुत ईज़िली कर सकते हैं और पूरी दुनिया के साथ ख़ुद को लिंक कर सकते हैं। इससे आप एक जगह से दूसरी जगह इलाज करवाना, एक जगह से दूसरी जगह बिज़नेस करना, एक जगह से दूसरी जगह एजुकेशन के लिए जाना, ये तमाम के तमाम रास्ते खुल चुके हैं। अगर आज एक बच्चा चाहे कि वो जर्मनी, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से या यूरोप के किसी भी और दूसरे मुल्क से या चाइना की भी यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है, वहाँ से एजुकेशन हासिल करना चाहता है, तो वो तैयारी करे, मेहनत करे, अपना कोई सिनॉप्सिस वगैरह या थीसिस वगैरह लिखे और उसके बाद अप्लाई करे, आइट्स, ग्री या टोफल वगैरह करे और उसके बाद फिर वो वहाँ पर तालीम हासिल करने जा सकता है। तो ये हमारे पास फ़ायदा है ग्लोबलाइजेशन का। अब किसी भी मुल्क के लिए अपना माल दूसरे मुल्क में भेजना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इससे अब हर मुल्क के लिए मौका है कि वो अच्छे से अच्छा माल तैयार करे और उसको दुनिया में किसी भी मुल्क में बेचकर मुनाफा कमा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल टाइप है, कल्चरल टाइप है, सोशल टाइप है, इकोनॉमिक टाइप है, इकोलॉजिकल टाइप है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्री फ्लो, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। तो वो पॉलिटिकल भी हो सकती है यानी कि डेमोक्रेसी। जैसे कि हिंदुस्तान में, जहाँ आज हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ पर बादशाहत हुआ करती थी और उसके बाद ताज बरतानिया होता था और उसके बाद डेमोक्रेसी आई। यानी कि
डेमोक्रेसी यूरोप में आई थी। यूरोप से फिर जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनियल सिस्टम आया वहाँ वहाँ पर डेमोक्रेसी पहुँची। तो ये जो फ्लो हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम का, तो ये इसे हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कह देंगे। इसी तरह जो कम्युनिज़्म था जो कि रूस से शुरू हुआ, जो कि 1920 की दहाई से जिसका आगाज़ हुआ, फिर एक वक्त आया कि जो उसकी पीक थी वो अफ़गानिस्तान तक आ गई थी। तो वो भी एक पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन ही थी कि वो पूरे ग्लोब पर अपना पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि चलाना चाह रहे थे। फिर हमारे पास है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ये हॉलीवुड और बॉलीवुड की मिसाल से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि पहले पाकिस्तान के अंदर शलवार कमीज़ ज़्यादा पहना जाता था, आज कम पहना जाता है ड्यू टू बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। पहले हमारा जो कल्चर था उसमें शर्मो हया और ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते थे, लेकिन आज आइटम सॉन्ग्स और ये एक नॉर्मल बात हो चुकी है। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर लोग आइटम सॉन्ग्स वगैरह और इसको सुनकर एक महज़ूज़ होते हैं, और उसके बाद फिर उनके लिए जो फ़ीमेल की सेंस है वो एज़ अ इंडिविजुअल नहीं है बल्कि फॉर द प्लेजर है। और ये एक हकीकत है, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर जो कि इस्लाम में और पाकिस्तान के कल्चर में नहीं है लेकिन आज आम है, तो इसे कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कहा जा सकता है। अगर आपने कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट ही करनी है तो आप अगलों की एजुकेशन लें और उनके जो अच्छी बातें हैं उसको एक्सेप्ट करें, यानी कि जैसे कि झूठ ना बोलना, ईमानदारी से अपना काम करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बेहयाई और फहाशी से दूर रहें। और जो कल्चर है इंडिया का, पाकिस्तान का, सब कॉन्टिनेंट का, ये बहुत ज़्यादा करप्ट हुआ है ड्यू टू बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। नो डाउट कि वहाँ पर बहुत अच्छी मूवीज़ भी बनती हैं लाइक इंटरस्टेलर, लाइक द मार्शियन और मैनी अदर मूवीज़ लाइक द मैट्रिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि अच्छी मूवीज़ हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि इंसेप्शन मूवी से आपको ग्रेविटी, ब्लैक होल और इन सब चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। और इंसेप्शन मूवी के अंदर जो टाइम है जो कि ग्रेविटी कंट्रोल करती है, उस जो कि हकीकत है, क्योंकि मैं भी मास्टर्स इन केमिस्ट्री और मेरी फील्ड फ़िज़िकल केमिस्ट्री है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह के ऊपर काम किया हुआ है। तो जो ग्रेविटी होती है वो टाइम को कंट्रोल करती है। खैर मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन ये एक मज़े की बात है। तो वो इंसेप्शन मूवी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटोन। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सोशल ग्लोबलाइजेशन, यानी कि सोशल नॉर्म्स हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारी सोसाइटी का बिहेवियर होता है। मतलब कि हमारे हमसाए के साथ कैसा ताल्लुक़ है, हम अपने ड्राइवर के साथ कैसे बात करते हैं, हम अपने माली के साथ कैसे बात करते हैं, हम अपने टीचर के साथ कैसे बात करते हैं, और हमारे टीचर हमारे साथ कैसे बात करते हैं, हमारे प्रोफेसर्स हमारे के साथ कैसे बात करते हैं, सो कॉल्ड प्रोफेसर्स किस तरह हमारे से बात करते हैं। तो ये सब कुछ हमारा सोशल हो जाता है। और जब एक चीज़ की सोसाइटी का जो रहन सहन है वो दूसरी जगह पर फ़्लो करता है तो ये सोशल ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। फिर हमारे पास है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि इसकी बेहतरीन मिसाल अमेरिका है, यूरोप है, चाइना है। पहले यूरोप और अमेरिका था कि उनके पास हाई टेक था, एजुकेशन थी, इंडस्ट्रीज़ थी, KFC, मैकडोनल्ड, टेस्ला, फोर्ड, फरारी, लैम्बोर्गिनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो पूरी दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बेचा करते थे। लेकिन आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग में जाइंट है और अब वो पूरी दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स बेचता है। और आईफ़ोन भी आज चाइना में बनता है, बस सॉफ्टवेयर अमेरिका में इंस्टॉल होता है और उसके बाद फिर दोबारा बाकी ममालिक में चला जाता है। तो इस तरह से आज अमेरिका की अपनी प्रोडक्ट्स भी चाइना के अंदर सस्ते दामों में बन जाती हैं। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है कि आप हैं वो, आप एक अगर एक मुल्क हैं तो एक बतौर मुल्क आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए तो पाकिस्तान इनिशियली $5 बिलियन टूरिज़्म से कमा सकता है और ये $10 बिलियन पर ईयर तक भी जा सकता है, फिर हमें IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की मदद से अपने मुल्क को बेहतर कर सकेंगे। फिर हमारे पास है इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि एक कैओस थ्योरी है कि यानी कि अगर एक चीज़ पाकिस्तान में होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे एशिया में पड़ेगा और फिर वो अमेरिका और जापान तक भी जाएगा। इसे कैओस थ्योरी कहते हैं। ये एक पॉलिटिकल थ्योरी है। पीटर परकिन इस तरह शायद उनका नाम है, गालमन, आप गूगल कर सकते हैं कैओस थ्योरी बुक। तो उसके मुताबिक जो
जैसे ग्लोबलाइजेशन में जो क्लाइमेट चेंज इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो क्लाइमेट चेंज है वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। आप वो भी मेरा डॉक्यूमेंट्री लेक्चर देख सकते हैं। फिर आगे हमारे पास है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड है, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है, जैसे कि हम मुख्तलिफ़ दुनिया के हिस्सों में अपना बिज़नेस वगैरह कर सकते हैं और वहाँ से मुनाफा कमा सकते हैं और हम उनको अपने साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, जैसे कि चाइना कर रहा है। फिर इंटरनेशनल लेबर फ़्लो है, जैसे कि खिलजी ममालिक के अंदर ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इसके अंदर हमारे मज़दूर भाई लोग जाते हैं और हमारे जो मेहनत कश तबका है, जो कि सफ़ेद पोश तबका है, हिम्मत वाले लोग हैं, वो वहाँ जाते हैं, काम करते हैं और मुल्क के अंदर डॉलर्स भेजते हैं। और टेक्निकल चेंज है, मतलब कि अगर टेक्निकल चेंज में JF-17 थंडर इसकी बहुत ज़बरदस्त मिसाल है कि जो कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है और पाकिस्तान ने अपनी F-16 की टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर की और बदले में उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की और जो प्रोडक्ट निकला वो JF-17 थंडर था। तो इस सब का इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। अगर आप तिजारत कर रहे हैं तो आप पैसे कमाएंगे, आप अपनी आवाम की खिदमत कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप गरीब ममालिक से लेबर्स लाते हैं तो गरीब ममालिक में पैसा जाएगा और आपको सस्ती लेबर मिल जाएगी और आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट की कीमत है, वो कम हो जाएगी। टेक्निकल चेंज है, जैसे कि पाकिस्तान अमेरिका से F-16 लेता है और चाइना और पाकिस्तान मिलकर JF-17 थंडर बनाते हैं, तो ये टेक्निकल चेंज है। इससे क्या होता है, इससे पॉवर्टी कम होती है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बेहतर होता है और जो एक इंसान की सोशल सेफ्टी होती है, यानी कि ज़िंदा रहने की सलाहियत, उसमें भी इजाफ़ा होता है। तो ये इकोनॉमिकल फ़ायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में इसको एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं और बाद में इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे मज़दूर भाई लोग हैं वो सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, कतर, UAE यानी कि गल्फ़ में जाकर काम करते हैं और वहाँ से पैसा कमाकर पाकिस्तान को भेजते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर की बात नहीं कर रहा, ग्लोब की बात कर रहा हूँ। ये जो ग्लोब वाली पिक्चर है वहाँ पर मिडल ईस्ट दिखाया गया है कि हमारे जो मेहनत कश तबका है वो मिडल ईस्ट में जाकर पैसा कमाता है और इसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। फिर हमारे पास आगे है इंटरनेट एंड ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेट ने ग्लोबलाइजेशन को तेज़ तो किया है, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि जो इंटरनेट का इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। इंटरनेट यूज़र्स जो हैं 2020 में, वो आप देख सकते हैं कि यूरोप के एरिया में 664 मिलियन यूज़र्स हैं, यानी कि 66 करोड़ में भी। 2 अरब 61 करोड़ एशिया में मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2 करोड़ मौजूद हैं, यानी कि 27 मिलियन। नॉर्थ अमेरिका में भी आप देख सकते हैं और फिर आप साउथ अमेरिका में भी देख सकते हैं और अफ्रीका में भी देख सकते हैं। तो टोटल जो इंटरनेट यूज़र्स हैं इस वक्त दुनिया में वो 4.57 बिलियन है। ये 2020 की रिपोर्ट्स है। 2021 की जब शाया होगी तो आप वो गूगल पर देख सकते हैं, या मे बी आ गई हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये 2020 की रिपोर्ट है कि इस वक्त दुनिया में 4.5 अरब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं वो तकरीबन हर एक के मोबाइल में मौजूद हैं। वो फेसबुक हो, वो आपके पास इंस्टाग्राम हो, या कोई भी हो, या फिर कम्युनिकेशन की जो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप वो हो, या फिर जो आला हज़रत यूट्यूब है जिसकी मदद से आप कुछ भी सीख कर कुछ भी कर सकते हो, वो हो। तो ये वो सब टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको यूज़ करके आप दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और ट्विटर भी एक बहुत ही फेमस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथली यूज़र्स एप्लीकेशंस के, जिसमें फ़ेसबुक पहले नंबर पर है, यूट्यूब दूसरे नंबर पर है, व्हाट्सएप और मैसेंजर तकरीबन बराबर हैं। फिर आपके पास ये वी चैट है और उसके बाद आपके पास इंस्टाग्राम है, फिर आपके पास ट्विटर है और फिर सबसे एंड पे आपके पास स्नैपचैट है। तो ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं और यहाँ पर आपको दिखाया गया है मेल और फीमेल।
तो यहाँ पर मेल और फीमेल यूज़र्स आपको दिखाई गई हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको स्टडी कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, रेडिट है, व्हाट्सएप है। तो उसके ऊपर जो मेल फीमेल रेशो है वो आपको दिखाया गया है। फिर इसके बाद है कि हाउ मैनी पीपल यूज़ सोशल नेटवर्क फॉर बिज़नेस, तो वो आपको दिखाया गया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा है, फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यूके है। तो हर एक जो बिज़नेस है उसने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है, अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई है, अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है ताकि वो ये श्योर करवा सकें कि वो जेन्युइन है, वो एग्जिस्ट करते हैं और उनका वजूद वहाँ पर वाकई ही एक हकीकत है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली एक्टिव यूज़र्स ऑफ सेलेक्टेड सोशल मीडिया नेटवर्क्स एंड मैसेजिंग सर्विसेज वर्ल्ड वाइड, जिसमें फेसबुक नंबर 1 है, फिर आपके पास व्हाट्सएप है, फिर मैसेंजर है, फिर वीचैट है, फिर इंस्टाग्राम है, और उसके बाद बाकी जो आपके पास सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसके यूज़र्स मौजूद हैं। आज कोई भी शख्स अपने घर बैठे दिमाग लगाए मेहनत किए 6 से 8 मंथ की मेहनत करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाने की सलाहियत रखता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स पहले दिन नहीं आएंगे, वक्त लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में, लेकिन हाँ, हंड्रेड ऑफ डॉलर्स और उसके बाद फिर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। आप इसे फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप घर में बैठ के बुक्स भी लिख सकते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल्स बना सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आप ये काम फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, सैटरडे संडे भी कर सकते हैं, और इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। और आप यहाँ बैठे हुए पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे कि मैं ये यूट्यूब के ऊपर लेक्चर बना रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ ये ज़बान समझी जाती है वहाँ वहाँ ये लेक्चर चला जाएगा। और अब तो ये टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि और फ्यूचर में और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि मैं यहाँ पर उर्दू में लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन एक शख्स अमेरिका में बैठा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेटेड यानी कि उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी होगी और उसको वैसे देख रहा होगा, चल रहा वो यही लेक्चर होगा, यही लेक्चर चल रहा होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में कन्वर्ट होकर या कहीं पर भी दुनिया में कोई भी खिता है, एरिया है, वहाँ पर वो उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके वो सुन सकेगा। ये भी फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो आज पूरी दुनिया आपका आपके के लिए कस्टमर है और आप पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज फ्राहम कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट का कमाल है ग्लोबलाइजेशन में और ई कॉमर्स के, आप घर बैठे सब कुछ मंगवा सकते हैं। ये भी ग्लोबलाइजेशन है। आज मैं यहाँ बैठे अमेरिका की प्रोडक्ट्स मंगवा सकता हूँ, यूके की प्रोडक्ट्स मंगवा सकता हूँ, चाइना की प्रोडक्ट्स मंगवा सकता हूँ, और मुझे बस शिपिंग के पैसे देने पड़ेंगे और वो मेरे घर आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आज मैं दुनिया में कहीं से भी माल मंगवा सकता हूँ और कहीं पर भी अपना माल बेच सकता हूँ। अमेज़ॉन, अलीबाबा इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। और आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन दुनिया की बड़ी कंपनी में से एक है। वो इतनी बड़ी कंपनी है कि पाकिस्तान का कर्जा उतार कर उसको चला भी सकती है, इतनी बड़ी कंपनी है। अलीबाबा भी इतनी बड़ी कंपनी है कि वो पाकिस्तान का कर्जा उतार कर उसको चला सकती है, इतनी बड़ी कंपनी है। और वो ई कॉमर्स की कंपनी है। आज ऑनलाइन करियाने की दुकानें बन चुकी हैं, ऑनलाइन जनरल स्टोर की दुकानें बन चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है ई कॉमर्स के अंदर। तो जो लोग पहले आ गए थे उन्होंने इस मार्केट को कैप्चर कर लिया है, और अब जो आएंगे उनको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। तो ई कॉमर्स की वजह से पूरी दुनिया आपके सामने मौजूद है। आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनको दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है कि पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स आपके लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल के एक क्लिक की दूरी पर हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी अपनी सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो आप सोशल मीडिया की मदद से खुद को प्रमोट कर सकते हैं। जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं या फिर जो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको प्रमोट करेंगे और आपको मशहूर कर देंगे, और उसके बाद आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप दुनिया में कहीं पर भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो आप इसके ऊपर फर्दर अगर सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, एनेबलर्स हैं, ई रोज़गार है, और आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं।
आगे हमारे पास है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन, कि आलमी सियासत और उसका जो ग्लोबलाइजेशन के साथ ताल्लुक़ है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि एक मुल्क अकेला हल नहीं कर सकता, और उसके लिए पूरी दुनिया के ममालिक को मेहनत करना पड़ती है ताकि वो दुनिया के मसले और मसाइल को हल कर सकें। एक सादा सी बात है कि जहाँ लोग होंगे तो वहाँ जुर्म भी होगा। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के ममालिक को मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि आलमी सतह पर इंटरनेशनल लेवल के जराइम होते हैं उन पर काबू पाया जा सके, और आलमी सतह के मसले मसाइल को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, हल किया जा सके। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉर है। न्यूक्लियर वॉर अगर किसी एक मुल्क में भी होती है तो पूरी दुनिया बर्बाद होगी। आई रिपीट, अगर न्यूक्लियर वॉर किसी एक मुल्क में भी होती है तो पूरी दुनिया बर्बाद होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये जो आपके पास न्यूक्लियर वॉर है वो किसी एक मुल्क में भी हुई तो वो उससे पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जहाँ पर होती है वो ममालिक तो बर्बाद होंगे, और डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट होंगे उससे वो उनके नेबर्स होंगे, लेकिन पूरी दुनिया उससे इफ़ेक्ट होगी। वो उसका इम्पेक्ट हर जगह पे फैलेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर देख लीजिएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब मजाक नहीं है। इस खतरे से निपटने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि ममालिक आपस में एक दूसरे से बातचीत करें और इस बात की यकीन दहानी रखें कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। आगे हमारे पास है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबलाइजेशन। ये वाज़ेह बात है, ऑब्वियस है कि दुनिया परफेक्ट नहीं है और इंसान के बनाए हुए सिस्टम या निज़ाम में गलती भी हो सकती है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो माहौलियाती आलूदगी है, ग्लोबलाइजेशन कह रहा हूँ, कि जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है उससे गैसेस हवा में ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे वो सूरज से आने वाली एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं, बाहर नहीं जाने देती, जिससे जो ग्लोब का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये जो गैसेस हैं और ये जो बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है, फूड चेंज हो रहे हैं, उसका हमारे माहौल के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और इलाकों का क्लाइमेट तब्दील हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मैं एक डॉक्यूमेंट्री लेक्चर की सूरत में पहले बना चुका हूँ, आप उसको इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो जो G20 मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ताकि दुनिया के मसले मसाइल को हल किया जा सके और एक बेहतर दुनिया तश्कील दी जा सके, और आपस में एक दूसरे से लड़े बगैर विन विन सिचुएशन क्रिएट करके मामलात को हल किया जा सके। आगे हमारे पास है क्रिटिसिज्म ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये वाज़ेह है, ऑब्वियस है कि दुनिया परफेक्ट नहीं है और इंसान के बनाए हुए निज़ाम यानी सिस्टम में गलतियाँ भी हो सकती हैं। और इसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये अमीर लोग सरमाया लगाकर गरीब लोगों से काम करवाकर और ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब के पास महीने की तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं बचता। इससे कोई ज़्यादा नौकरियां भी पैदा नहीं होती और आगे जब मशीन सब कुछ टेक ओवर कर लेंगी तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। इससे लोगों की भूख और आम जिंदगी में भी क्या ख़ास फ़र्क पड़ा है। अगर आज उनकी नौकरी चली जाए तो वो मिडिल क्लास से फिर लोअर मिडिल क्लास में आ जाएंगे और उसके बाद फिर पुअर क्लास में आ जाएंगे। गरीब मुल्क आज भी गरीब हैं। इंसानी हकूक़ के बारे में बात नहीं की जाती। मुनाफा कमाने के लिए फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अमीर मुल्क और अमीर हो रहे हैं और वहाँ जो मिलियनेयर्स थे वो बिलियनेयर्स बनते जा रहे हैं। एक अहम बात यह है कि चीन ग्लोबलाइजेशन से तरक्की हासिल करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और उसने कमाया है और आगे भी वो चाहेगा कि ग्लोबलाइजेशन बरकरार रहे। जबकि जो अमेरिका है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी कि अमेरिका फ़र्स्ट, वो नेशनलिज़म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज़ करके भी इसको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं और अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आगे मोहतरम ख़ातिनो हज़रात, हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इससे फ्री फ्लो हो सकता है,
कहीं पर भी ट्रेडिंग की जा सकती है, कहीं पर भी हम जाके हेल्थ फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, कहीं पर भी हम जाके एजुकेशन ले सकते हैं, कहीं पर भी हम जाके अपनी फैसिलिटीज़ फ़राहम कर सकते हैं, कहीं से भी दुनिया में मज़दूर बुला सकते हैं। और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो वही हैं जो आपको पहले बताया गया है कि जो हमारे पास गरीब ममालिक हैं, वहाँ के लोगों को ज़रा-सी बेहतर ज़रूरियात ज़िंदगी मिलें तो वो समझते हैं कि ये तो कमाल हो गया है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो 70% ऑफ पॉपुलेशन यानी कि 70% आवाम के लिए जो जन्नत का कॉन्सेप्ट है, वो 5% या सॉरी 5% ज़्यादा कह दिया, वो 3% ऑफ पाकिस्तानी पीपल उसमें पहले यानी वो रह रहे हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो 3% मैक्सिमम 3% है। तो आप ये गैप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है। और जैसे महंगाई बढ़ती है तो उससे जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास में बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाती है। तो फैक्ट्री मालकान को क्या फ़र्क पड़ता है, वो क्या करेंगे, वो थोड़े मज़दूर कम कर देंगे, वो अपने लिए मुख्तलिफ स्टेप्स ले लेंगे, हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन, खैर ये ज़रा मैं दाएं बाएं हो गया था। अगर हम इसके मेन डिसएडवांटेजेस की तरफ रहें तो आप वहाँ पर नेल्सन मंडेला और वो डोनाल्ड ट्रंप की कोट्स को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ सकते हैं। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रेमाउ CSS एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर भी जाएं और उसको विज़िट करें। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतना बड़ा लेक्चर देखा। ये एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। रेमाउ CSS जो एकेडमी है, ये रेमाउ स्टूडियो का वेलफेयर प्रोजेक्ट है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और कोई फ़ीस वगैरह नहीं है और कोई व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कोई ऐसा भी प्रोसीजर नहीं है, कोई वेबसाइट भी एज़ सच नहीं है। तो हम बस आपसे एक चीज़ चाहते हैं और वो है दुआ, कि आप हमारे लिए दुआ करें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। तो फिर से वही